आपने कभी लीफ कटर एंट्स के बारे में सुना है? ये जो चींटियाँ होती हैं, हर चींटियों की तरह ये भी कॉलोनीज में रहती है। लेकिन लीफ कटर एंट्स छोटे छोटे पत्तों के टुकड़े जमा करते हैं, अगर आपने देखा हो तो। और इनकी जो सोसाइटी होती है, जो कॉलोनी होती है, वो बहुत ही कॉम्प्लेक्स होती है। उसमें डिवीजन ऑफ लेबर बहुत ज़बरदस्त किया हुआ है और बहुत एफिशिएंटली ये लोग अपना काम चलाते हैं। कहते हैं कि इनकी तादाद इतनी रहती कि ये एक रात में पूरा झाड़ के पत्ते उतार सकते हैं, झाड़ को पूरी तरह से नंगा कर सकते हैं एक ही रात में। अब इनके अंदर डिवीजन ऑफ लेबर ऐसे होता है कि सबसे पहले तो होता है एक फार्मर एंड। फार्मर एंड का काम ये है कि झाड़ पे चढ़ना और पत्तों के छोटे छोटे टुकड़े कट करके नेस्ट के लिए लेके आना। वो पत्तों के टुकड़े उनके वेट से 8 से 10 गुना ज़्यादा हैवी होते हैं। इमेजिन करो, अगर कोई इंसान अगर अपने दांतों में 700-800 किलो वज़न पकड़ के लेके चल पाए, इतने स्ट्रांग होते हैं। फार्मर एंड कट करेगा, नेस्ट के लिए लाएगा। तो जब वो ट्रैवल कर रहा है तो फार्मर एंड के पीछे एक प्रोटेक्टर एंड बैठेगा, जिसका काम यह है कि जब वो सफ़र में है कि उसको दूसरे प्रेडेटर्स से बचाए, वो पत्ते को भी और वो एंड को भी, फार्मर एंड को भी। और जब तक वो पीछे बैठा हुआ है, उस पत्ते को भी वो क्लीन कर रहा है। अब वो पहुंचता है अपने कॉलोनी के गेट पे। कॉलोनी के गेट पे है एक प्रोटेक्टर एंड, गार्ड एंड जिसको हम बोलेंगे। तो गार्ड एंड का काम ये है कि देखें कि सही ऑथराइज पर्सनल ही अंदर जाने पाए, दूसरा कोई अंदर घुसने ना पाए। वो प्रोटेक्ट करने बैठा है, वो लड़के मरने तैयार है वहाँ पे। और ऐसे जितने भी उनके एंट्रेंसेस होते हैं और अंदर चेम्बर्स रहते हैं, हर एंट्री पे एक गार्ड एंड खड़ा होता है। अब ये फार्मर एंड अब पत्ते अंदर ले जाते हैं। अब ये पत्तों को खा नहीं रहे, वो पत्तों को एक वो दूसरे टाइप के एंड को देता है। वो क्या करता है, उसको अपने पूप और अपने सलाइवा से उस पत्ते को सड़ाता है। पत्ते को सड़ा के वो फिर खा नहीं रहा है, उसके नेस्ट के अंदर में एक फंगस ग्रो हो रहा है। उस फंगस को ये फर्मेंटेड पत्ता वो फीड करते हैं। वो फंगस उस पत्ते को खाता है और बड़ा होता है। फिर वो फंगस वो अपने न्यूबॉर्न्स को सर्व करते हैं, उनको फीड करते हैं ताकि वो बड़े हों। तो इतना कॉम्प्लेक्स और इंटेलिजेंट इनका सिस्टम है। अब ये मैं आपको क्यों बता रहा हूँ इनकी स्टोरी या इनका सिस्टम, क्योंकि आगे कुछ मिनटों में जब हम बात करने वाले हैं, ये स्टोरी से उस आइडिया का एक पर्सपेक्टिव बनेगा। वो समझने में आपको थोड़ी सी आसानी होगी उसमें, और मुझे एक्सप्लेन करने में। तो एक ऑब्जर्वेशन ये है कि हर इंसान को ये लगता है कि उसमें कुछ ख़ास बात है, उसमें कुछ स्पेशल बात है। ये हर एक को लगता है। बेसिक सेंस ऑफ स्पेशलिटी उसके अंदर होती है। जैसे बेसिक सेंस ऑफ मोरालिटी के साथ हम पैदा होते हैं। सेंस ऑफ मोरालिटी यानी फॉर एग्जांपल, अगर एक समझ लो एक बूढ़ी औरत को धक्का देना गलत बात है। अब ये कोई कानून को आपको बताने की ज़रूरत नहीं है, कोई रिलीजन को आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। हर रिलीजन में, हर सोसाइटी में ये बात को गलत ही मानेंगे। तो उस चीज़ के साथ इंसान पैदा होता है। ये इसको बोलते हैं बेसिक सेंस ऑफ मोरालिटी, जो दुनिया में आने से पहले ही उसको सिखा के भेजी गई रहती। ऐसे ही बेसिक सेंस ऑफ स्पेशलिटी भी होता है। इंसान अपने आप को थोड़ा सा स्पेशल समझता है, थोड़ा उसको लगता है उसमें कुछ ख़ास बात है। अब इस सेंस ऑफ स्पेशलिटी को अंडरस्टैंड करना ज़रूरी इसलिए है, कि इस पे बात करना ज़रूरी इसलिए है क्योंकि हम इजीली उस सेंस ऑफ स्पेशलिटी को सेंस ऑफ सुपीरियरिटी से कंफ्यूज कर लेते हैं। हम समझते हैं कि हम दूसरों से सुपीरियर हैं, और जब ये सेंस ऑफ सुपीरियरिटी हमारे अंदर आता है तो उसको कहते हैं इल्यूजरी सुपीरियरिटी। साइकोलॉजी में एक टर्म है। इंसान को ये इल्यूजन, ये वहम होने लगता है कि वो दूसरों से सुपीरियर है। इसीलिए देखो आप, बहुत सारे लोग जो रेसिस्ट होते हैं, कोई नस्ल परस्त होते हैं, किसी को लगता है हमारी नस्ल सबसे अच्छी है, खुद उसकी जो वो नस्ल में पैदा हुआ वो स्पेशल है, जो स्किन कलर उसका है वो स्पेशल है, दूसरे उससे कम है। ऐसी गलत फहमियाँ उसको होने लगती है। इसको बोलते हैं ख्याली बर्तरी। वो अपने ख्यालों में ही अपने आप को बड़ा बना लेता है, अपने आप को सुपीरियर बना लेता है। और ये बहुत डेंजरस हो सकता है उसकी ज़िंदगी के लिए। एक तो वो इग्नोरेंट बनेगा, रेसिस्ट बनेगा, और अपने अतराफ़ के लोगों में भी वो वेल लाइक पर्सन नहीं होगा। वो एक बदख वो एक बददिमाग या कम अकल वाला इंसान माना जाएगा।
और इस इल्यूजरी सुपीरियॉरिटी के शिकार हम सब हो चुके हैं किसी ना किसी पॉइंट पे। अगर आपने कभी अपने आप को नोटिस किया होगा, क्योंकि रिसेंटली मैंने अपने आप को ये करते हुए पकड़ा है कि हम जब भी किसी से कंपैरिजन कर रहे हैं, हमारा खुद का या हमारे दोस्त से या हमारे कलीग से या हमारी फैमिली की किसी और फैमिली से कंपैरिजन, तो हम क्या करते हैं कि हमारी सारी अच्छी क्वालिटीज़ गिनते हैं और सामने वाले की सारी बुरी क्वालिटीज़ गिनते हैं और कंपैरिजन करते हैं। तो ये जब हम बात कंपैरिजन कर रहे हैं हमको बहुत अच्छा फील कराता है, लेकिन वो सच्चाई नहीं है ना। अपन पिक एंड चूज, चेरी पिकिंग करके आपने उनकी क्वालिटीज़ ली, अपनी क्वालिटीज़ ली और अपने आप को अच्छा फील करा रहे हो, तो इसको बोलते हैं इल्यूजरी सुपीरियॉरिटी। और दो साइंटिस्ट थे, डनिंग और क्रूगर। डनिंग क्रूगर इफेक्ट नाम का एक इफ़ेक्ट उन्होंने क्या करेंगे डिस्कवर किया था या उसके ऊपर रिसर्च की थी। उनका ये मानना था कि एक इंसान जितना डम होता है, जितना बेवकूफ़ होता है, उतना वो अपने आप को सुपीरियर समझता है। और वो डम है, वो बेवकूफ़ है, इस वजह से वो अपने आप को कभी डिटेक्ट भी नहीं कर पाएगा कि वो सुपीरियर नहीं है या वो सुपीरियॉरिटी उसका एक इल्यूजन है। तो वो मल्टीप्लाई होते रहती है। तो इस चीज़ से हमको बचना है। तो हमको ये सेंस ऑफ स्पेशलिटी हमारे अंदर क्यों है, इसका क्या पर्पज़ है, पर्पज़ है भी या नहीं, ये समझना ज़रूरी है। तो अगर आप सोचो थोड़ी देर उसके बारे में कि क्या एविडेंस है, क्या स्पेशल है हमारे बारे में। मिचियो काकू नाम से एक वेल रिनाउंड साइंटिस्ट है जो लाइफ ऑन अर्थ को मिराकुलस कहता है। और ये ध्यान में रखिए कि मिराकुलस जैसा वर्ड एक साइंटिस्ट को यूज़ करने के लिए बड़ी दिक्कत होती है। मिराकुलस, स्पेशल, ऐसे वर्ड्स वो यूज़ नहीं करते। लेकिन उनका कहना ये है कि ये एक्सप्लेन करने के लिए ये परफेक्ट वर्ड है, क्योंकि हर चीज़ इतनी परफेक्टली फाइन ट्यून करी गई है यूनिवर्स में ताकि इस अर्थ के ऊपर लाइफ पनप सके। यूनिवर्स में आप देखोगे कि स्टार्स हैं, जैसे हमारा सूरज है, और उसके अतराफ में प्लैनेट्स ऑर्बिट कर रही हैं, उनसे भरी पड़ी है गैलेक्सीज। तो इन स्टार्स के फॉर्मेशन में अगर उनका जो न्यूक्लियर फोर्स है वो अगर थोड़ा वीक होता, ज़रा सा भी, तो ये स्टार्स कभी इग्नाइट नहीं होते, कभी जलते नहीं। सूरज भी आप देखो वो कंटिन्यू जल रहा है, एक न्यूक्लियर रिएक्शन उसके अंदर हो रहा है। तो न्यूक्लियर पावर अगर उसमें कम होती तो कभी जलता ही नहीं, और अगर न्यूक्लियर पावर उसमें थोड़ी सी ज़्यादा होती, न्यूक्लियर फोर्स, तो वो जल के ख़त्म हो जाता तुरंत। वो इतनी मिलियंस ऑफ ईयर्स तक वो रहता नहीं, उसकी आग नहीं रहती। सेम वे ग्रेविटी है। ग्रेविटी का फोर्स वो कहता है यूनिवर्स में एकदम परफेक्ट है। अगर ग्रेविटी थोड़ी सी स्ट्रांग होती, थोड़ी भी स्ट्रांग होती, तो सारी कायनात, सारे प्लैनेट्स और स्टार्स एक बॉल के अंदर क्रम्बल हो जाते, एक बॉल की तरह, और ब्लास्ट होके ख़त्म हो जाते। और अगर ग्रेविटी थोड़ी भी वीक होती, थोड़ी भी वीक होती, तो सब कोई ऑर्बिट में नहीं होता, सारी प्लैनेट्स तितर बितर हो जाती और हम भी सूरज से दूर हो जाते और फ्रीज टू डेथ हो जाते। इतनी ठंड होती कि सब मर जाते, तो फिर भी लाइफ ऑन अर्थ पॉसिबल नहीं थी। तो यूनिवर्स में हर चीज़ परफेक्टली डिज़ाइन की गई है। अब ये तो होगी यूनिवर्स की बात। अगर हम हमारे सोलर सिस्टम को भी देखें, अगर जुपिटर नहीं होता ना, प्लैनेट जुपिटर, तो अर्थ पे लाइफ पॉसिबल नहीं थी। जुपिटर जो है वो अर्थ के लिए एक कॉस्मिक वैक्यूम क्लीनर का काम करता है। जितने भी बड़े बड़े एस्ट्रॉइड्स स्पेस में घूम रहे हैं वो अक्सर दूसरे मून्स, प्लैनेट्स, इनसे टकराते रहते हैं। लेकिन जुपिटर एक परफेक्टली प्लेस्ड प्लैनेट है जो सारे एस्ट्रॉइड्स को खींच लेता है अपने अंदर और पूरी सफाई करता है ताकि अर्थ पे कोई आके हिट ना करे। एकदम परफेक्टली प्लेस है। दूसरा, हमारा चांद अगर नहीं होता तो भी अर्थ पे लाइफ पॉसिबल नहीं थी। इसको बोलते हैं लूनार स्टेबलाइजेशन, कि मून के वजह से हमारे अर्थ का जो क्लाइमेट है वो माइल्ड और मॉडरेट रहता है, जो हम देख रहे हैं अभी। अगर मून नहीं होता हमारे पास तो हमारे अर्थ का क्लाइमेट बहुत ही वॉलेटाइल होता, एक्सट्रीम क्लाइमेट यहाँ पर होता, तो उसमें भी लाइफ पॉसिबल, एग्जिस्ट करना पॉसिबल नहीं होती। तीसरा कॉन्सेप्ट ये लोग बोलते हैं कि वॉलेटाइल डिलीवरी। बात क्या है ना कि अर्थ पे लाइफ पॉसिबल होने के लिए
ऑर्गेनिक मैटर और पानी बहुत ज़रूरी था। अगर ये दो चीज़ें नहीं होती तो लाइफ शुरू ही नहीं होती। कहीं भी पानी नहीं है। अब जैसा कि नासा वाले भी आप देखोगे कि मार्स रोवर और जो भी रोवर्स भेजते हैं या दूसरे प्लैनेट्स पे रिसर्च करते हैं, वो ढूंढते हैं पानी। उनको पता है कि अगर पानी रहेगा तो मतलब वहाँ लाइफ होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। विदाउट पानी पॉसिबल नहीं है कोई प्लैनेट के ऊपर लाइफ। तो दुनिया पे जो पानी है और जो ऑर्गेनिक मैटर है वो एक्चुअली कोई एस्ट्रॉइड ने डिलीवर किया था स्पेसिफिकली हमारे अर्थ के लिए। तो ये भी बहुत स्पेशल बात है। तो समझ में आता है कि हाँ, लाइफ ऑन अर्थ तो स्पेशल लग रही है। दूसरा, जब हम अर्थ के ऊपर आ गए तो अब देखो कि अर्थ का एक इकोलॉजिकल बैलेंस है, एक बैलेंस क्रिएट किया गया है जिसके वजह से पूरी दुनिया चलती है। उस इकोलॉजिकल बैलेंस का पार्ट ये भी है, जो एंड्स का मैंने किस्सा आपको सुना है, वो भी उस इकोलॉजिकल लाइफ का साइकिल में इन्वॉल्व है। तुम्हारे हनी बीज, मधुमक्खी, वो भी बहुत इंटीग्रल पार्ट है हमारी दुनिया के सिस्टम का। अगर हनी बीज नहीं होंगे, मधुमक्खी नहीं होगी तो दुनिया में ग्रीनरी ख़त्म हो जाएगी, एग्रीकल्चर पॉसिबल नहीं होगा। उन्हीं के वजह से पॉलिनेशन होता है और फॉरेस्ट, ग्रीनरी और एग्रीकल्चर पॉसिबल है। तो इन सब चीज़ों को देख के ये समझ में आता है कि हर एक चीज़ का कोई ना कोई पर्पस है और हर चीज़ इस दुनिया के अतराफ में या इस दुनिया के अंदर इंसानों को सर्व कर रही है। हर चीज़ इंसानों के बेनिफिट के लिए ऐसा लगता है कि रखी गई है। आप देखो, झाड़ है, झाड़ से हम लोग ऑक्सीजन लेते हैं। और भी कोई काम है, हम तो झाड़ को खाते भी हैं, प्लांट्स को खाते हैं, झाड़ों से दवाइयाँ बनाते हैं, फर्नीचर बनाते हैं, कई चीज़ें हम लोग झाड़ से फ़ायदा उठाते हैं। वुड का तो बोलते हैं ऐसा है कि पूरी ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स में इन्होंने कहीं पे वुड नहीं पाया है, मतलब झाड़ कहीं नहीं मिले इनको अभी तक रिसर्च के अंदर। कई प्लैनेट्स ऐसे हैं जहाँ पर डायमंड्स बहुत है, कई प्लैनेट्स तो ऐसे हैं जहाँ पे डायमंड्स की बारिश भी होती है। इतने डायमंड्स है दुनिया में। तो अगर आप यूनिवर्स को ऑब्जर्वेशन में रख के अगर बात करें ना, तो डायमंड से ज़्यादा वैल्यूबल वुड है जो कि इंसानों को सर्व कर रही है इस दुनिया में। फिर जानवरों का एक फूड चेन है, उस फूड चेन के टॉप पे हम बैठे हुए हैं, है ना। हम सब जानवरों से फ़ायदा उठाते हैं, हम जानवरों को खाते हैं, उनसे कपड़े बनाते हैं, उनके ऊपर ट्रैवल भी करते थे। फिर आप देखो कि मेडिसिन और रिसर्च जो होता है मेडिकल फील्ड में, वो जानवरों और इन प्लांट्स के बगैर पॉसिबल ही नहीं था स्टार्ट होना। ये भी इंसानों को फ़ायदा देता है। फिर आप देखो कि नेचुरल रिसोर्सेज जो हम यूज़ करते हैं, जैसे कि पेट्रोल, गोल्ड, आयरन, ज़मीन से निकाल निकाल के यूज़ कर सकते हैं। ये ऐसी चीज़ें हैं जो सिर्फ इंसानों के काम आती है। एक हाथी या एक चींटी को इन सब चीज़ों से कोई लेना देना नहीं, उनको कोई फ़ायदा नहीं है। लेकिन ऐसा लगता है कि ये हर चीज़ इंसानों के बेनिफिट के लिए कहीं ना कहीं इंस्टॉल की गई है, रखी गई है कि आप लो, यूज़ करो और आगे बढ़ो। हर चीज़ आप देखोगे, जैसे कि फॉरेस्ट हो गया, समुंदर हो गया, सब इंसानों के लिए काम आता है। समंदर से हम खाना खाते हैं, समंदर पे हमारी बड़ी बड़ी शिप्स ट्रैवल करती है जिससे हमारी पूरी ग्लोबल इकोनॉमी चलती है। विदाउट उसके पॉसिबल नहीं थी इकोनॉमी। फॉरेस्ट से हमारा ऑक्सीजन प्रोडक्शन चालू है। हर हर चीज़ इंसानों को कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ फ़ायदा दे रही है। ये चीज़ें इतनी खूबसूरत है कि एक एस्थेटिक वैल्यू भी इंसान को प्रोवाइड करती है कि आप झरने देखते हैं, नेचर में खूबसूरती देखते हैं, वो भी आपको सूद करता है, वो भी आपको अच्छा लगता है, डिप्रेशन से बाहर निकालता है, आपकी एंग्जाइटी कम करता है। इतना यूज़फुल है ये एवरीथिंग ऑन अर्थ ह्यूमन बींग्स के लिए। और ये जो साइंटिफिक एडवांसमेंट भी हम लोग जो करते हैं ना, उसकी शुरुआत नेचर को ऑब्जर्व करके ही होती है। कोई भी चीज़, एक साइंटिस्ट का काम ही होता है कि वो नेचर में पैटर्न्स डिस्कवर करता है, पैटर्न्स ऑब्जर्व करता है, उसको स्टडी करता है, उसको कैलकुलेट करता है, उसको डॉक्यूमेंट करता है। उसी को साइंस कहते हैं और उसी से हमारा साइंटिफिक एडवांसमेंट भी चलता है। तो दो चीज़ें तो हमने समझ ली कि अच्छा ठीक है, लाइफ ऑन अर्थ स्पेशल है और जितनी भी लिविंग चीज़ें हैं और नॉन लिविंग चीज़ें हैं इस दुनिया में, वो इंसानों को सर्व कर रही है, इंसानों के बेनिफिट के लिए पाई गई है। अब इंसान का पैदा होना कितना स्पेशल है। एस्ट्रोफिजिसिस्ट नील डिग्रास टाइसन
के एक इंटरव्यू में वो बता रहे थे कि मोस्ट ह्यूमन दैट कुड एग्जिस्ट विल नेवर एग्जिस्ट। उनका बोलने का मतलब ये था आई थिंक कि जब कोई इंसान पैदा होता है वो अपने माँ बाप के जेनेटिकल कॉम्बिनेशन का एक रिजल्ट होता है। उस पर्टिकुलर जेनेटिकल कॉम्बिनेशन अकर हुआ इसलिए ये पर्टिकुलर इंसान पैदा हुआ। ठीक है, अब अगर उन पेरेंट्स का हम जेनेटिकल कॉम्बिनेशंस देखें तो लाखों हो सकते थे, कई जेनेटिकल कॉम्बिनेशंस हो सकते थे, लेकिन वो पैदा नहीं हुए, वो कॉम्बिनेशंस को एग्जिस्ट करने का मौका नहीं मिला, आपके पर्टिकुलर कॉम्बिनेशन को एग्जिस्ट करने का मौका मिला। तो स्टैट्स में जैसे हम प्रोबेबिलिटी पढ़ते हैं कि कॉम्बिनेशंस के वजह से इंसान, अगर आप देखेंगे मैथमेटिकली कई पैदा हो सकते थे लेकिन उतने लोग पैदा नहीं होते, बहुत कम लोग पैदा होते हैं, उसमें से एक आप हो, तो आपकी लाइफ भी स्पेशल लग रही है अब तो। दूसरा, जब हम साइंस में भी पढ़ते हैं कि जब एक एग फर्टिलाइज होता है तो लाखों स्पर्म रहते हैं, उसमें से कोई एक स्पर्म को मौका मिलता है उस एग को फर्टिलाइज करने का, है ना। तो अगर किसी की माँ कहे कि मेरा बच्चा तो लाखों में एक है, तो वो स्टेटमेंट साइंटिफिकली ट्रू है। अब इंसानों को क्या चीज़ अलग करती है? इंसानों को कोई चीज़ अलग करती है तो वो है उसकी फ्री विल। उसके पास फ्री विल है कि वो जानवर से बदतर बने या फरिश्तों से ऊपर जाए। इंसान के अंदर कैपेसिटी होती है कि वो जानवरों से बदतर भी बन सकता है और फरिश्तों से भी ऊपर जा सकता है। वो क्यों? क्योंकि जानवर के पास फ्री विल नहीं है, जानवर अपने इंस्टिंक्ट पे रिएक्ट करता है ना, और फरिश्ते खुदा के हुक्म पे चलते हैं। इंसान ही एक ऐसी अशरफुल मखलूक़ात है जिसको ऊपर वाले ने फ्री विल दी है, तो उसके हाथ में है कि वो कैसे काम करना चाहता है। तो जब ये जो एंड्स हैं, जो छोटी छोटी चींटियाँ हैं, आपका सूरज है, आपका चांद है, आपका समंदर है, घोड़े, गधे, कुत्ते, बिल्लियाँ, सबको ऊपर वाले ने एक पर्पस दिया है। तो आपको क्या लगता है, आपका कोई पर्पस नहीं है? अगर आपको फ्री विल दी गई है तो मतलब आपका पर्पस और भी स्पेशल होना चाहिए। इन लोगों से, तो इन जानवरों से और भी ज़्यादा स्पेशल एक इंसान का पर्पस होना चाहिए। एक इंसान का पर्पस सिर्फ चीज़ें जमा करके मर जाना ये नहीं हो सकता। जितनी स्पेशल उसकी लाइफ है, जितनी स्पेशल उसके सर्कमस्टेंसेस हैं, उस हिसाब से उसका पर्पस भी बहुत स्पेशल होना चाहिए। सिर्फ चीज़ें जमा करने का कैसे हो सकता है? तो जितने भी हमने एविडेंसेस अभी देखे, इससे ये बात समझ में आती है कि दुनिया और ये दुनिया की जो हमारी ज़िंदगी है ये रैंडम नहीं है, ये इंटेलिजेंट डिज़ाइन लगता है। देखने से, ऑब्जर्व करने से आपको ये समझ में आता है कि कोई ना कोई इंटेलिजेंट एंटिटी है जिसने ये पर्पसफुली पर्टिकुलर चीज़ें डिज़ाइन की है। अगर आप एक मुस्लिम फैमिली में पैदा होते हो तो आपको ऊपर वाले ने, उस एंटिटी ने चूज़ किया है वहाँ पैदा होने के लिए। वो ऐसे ही नहीं हो गया बस, क्योंकि आप देखो ना, वो एक छोटी सी चींटी के ज़िंदगी का सिस्टम भी कितना इंटेलिजेंटली डिज़ाइन है। तो इतना स्पेशल ह्यूमन बीइंग को जब वो बना रहा है तो उसको रैंडमली कैसे पैदा करेगा? उसको तो एक पर्पस के साथ एक पर्टिकुलर जगह पे पर्टिकुलर टाइम में जब वो पैदा हो रहा है तो वो भी डेलिब्रेट है, रैंडम नहीं है। अगर आप कोई ब्राह्मण फैमिली में पैदा होते हो वो भी पर्पसफुल है। अगर आप दलित घर में पैदा होते हो, कोई भी स्टेट में, कोई भी कंट्री में पैदा होते हो, आप मराठी हो, आप लड़की हो, जो भी आप सिचुएशन में पैदा हुए हो, दैट सिचुएशन इज़ स्पेशल टू यू। ऊपर वाले ने आपको वहाँ पे जानबूझ के स्पेशली पैदा किया है, तो मे बी आपका पर्पस भी उसी चीज़ से कुछ रिलेटेड होगा। पर्पस तो खैर एक ऐसी चीज़ है जो एक पर्सनल जर्नी है इंसान की, और उसके बारे में हम शायद किसी और दिन बात करेंगे, लेकिन ये पर्सपेक्टिव लेना ज़रूरी था कि हम कितने स्पेशल हैं। सो कंक्लूड करने के पहले, एक शायर है अबरार अहमद, उन्होंने बहुत खूबसूरत इस कॉन्सेप्ट के बारे में लिखा है जिस बारे में हम लोग बात कर रहे थे। उन्होंने अपनी एक गज़ल में इसको बहुत अच्छे से कवर किया है, तो उसके कुछ अल्फाज है वो मैं आपके लिए पढ़ता हूँ। उस गज़ल का नाम है खुदा का सवाल। मुखातिब है बंदे से परवरदिगार, तो हुस्न चमन तू ही रंगे बहार, तू मेरा जफन तू फन का शिंगार, मुसव्विर हूँ मैं तू मेरा शाहकार। ये सुबहें ये शामें ये दिन और रात, ये रंगीन दिलकश हंसी कायनात, कि हूरो मलाइक
वो जिन्नात में किया है तुझे अशरफुल मखलूक़ात। मेरी अज़मतों का हवाला है तू ही रोशनी उजाला है तू। फ़रिश्तों से भी सजदा करवा दिया कि तेरे लिए मैंने क्या ना किया। ये दुनिया जहाँ बज़्म आराइयाँ, ये महफ़िल ये मेले ये तन्हाइयाँ। फ़लक का तुझे शामियाना दिया, ज़मीं पे तुझे आबोदाना दिया। मिले आबशारों से भी हौसले, पहाड़ों में तुझको दिए रास्ते। ये पानी हवा ये शम्सो क़मर, ये मौजे रवां ये किनारा भंवर। ये शाखों पे गुच्छे चहकते हुए, फ़लक पे सितारे चमकते हुए। ये सब्ज़े ये फूल भरी कैरियाँ, ये पंछी ये उड़ती हुई तितलियाँ। ये शोला ये शबनम ये मिट्टी ये संग, ये झरनों के बजते हुए जलता रंग। ये झीलों की हंसते हुए से कवल, ये धरती पे मौसम की लिखी गज़ल। ये सर्दी ये गर्मी ये बारिश ये धूप, ये चेहरा ये ख़द ये रंगो रूप। दरिंदों चरिंदों पे काबू दिया, तुझे भाई देकर के बाजू दिया। बहन दी तुझे और शरीक सफ़र, ये रिश्ते ये नाते घराना ये घर। की औलाद भी दी दिए वालिदैन, अलिफ लाम मीम काफ और ऐन गैन। ये अक्लो जहानत शुरूर व नज़र, ये बस्ती ये सहरा ये खुशकी ये तर। और इस पर किताब हिदायत भी दी, नबी भी उतारे शरीयत भी दी। गरज का सभी कुछ है तेरे लिए, बता क्या किया तूने मेरे लिए।